नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब पेरियार भी स्वतंत्रता सेनानी, ये मैं नहीं कहता, मोदी सरकार बोल रही है। ये रहे आपके सामने प्रमाण। उस पेरियार को जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को ब्लैक डे मनाया था, जो द्रविड़ नाडु बनाना चाहते थे, जो कि एक अलग देश होता, संविधान को जलाया, उस पेरियार से इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। ये अंबेडकर जी के लिए पंच तीर्थ बनवाते हैं। 22 प्रतिज्ञा जो अंबेडकर जी की थी, उसी को आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराया था, तो उससे इनकी भावना आहत हो जाती है। लेकिन पेरियार और अंबेडकर जी को लेकर आहत नहीं होती है। मैं अंबेडकर जी का कई मामलों में सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जो मजहब के प्रति उनका सोच था, उसको सामने लाने से बीजेपी बचती है। उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। उस पेरियार की और भी अचीवमेंट है। 1939 में वो द्रविड़ आंदोलन के चीफ बने। द्रविड़ और आर्यन की थ्योरी आप सुनते हैं। मूल निवासी जो अब जगह जगह दिखने लगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगने लगे, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। इन्होंने देवी देवताओं के मूर्ति तोड़े, पब्लिकली गाली दिया, राम जी के पोस्टर जलाए, ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। तो इनका जो जीवन था हिंदू द्रोह से भरा हुआ था। लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काते रहे। और केंद्र की बैठी हुई हिंदूवादी सरकार इनको स्वतंत्रता सेनानी मान रही है। और यही नहीं, इनको एक बहुत बड़ा विचारक मान रही है। ये कैसे विचारक थे और कैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 15 अगस्त 1947 को ब्लैक डे मनाते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, यहाँ तक कि वेद पुराण को भी जलाते हैं और भगवानों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने इनको शूद्र बनाया। सामाजिक व्यवस्था को भगवान की व्यवस्था से जोड़ दिया। और जो जगह जगह नारे लगते हैं, अब ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार अचानक से ऐसा कर रही है। मोदी ने पहले बहुत सी ऐसी बातें कही है, हो सकता है तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब ये भी सुन लीजिए। इसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। क्या ये लोगों को भड़काना नहीं है? ये क्या बता रहे? क्या आप मानते हैं कि मोदी उस गिरोह से अलग है जो जय भीम जय मीम के नारे लगाता है? मैं तो कम से कम नहीं मानता। अगर अलग होते तो इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। उनके साथ भेदभाव, अंबेडकर जी के पिताजी ब्रिटिश आर्मी में अधिकारी थे, वो एक कन्वेंट स्कूल में पढ़े, वहां कौन भेदभाव करने वाला था? हो सकता है कि ईसाइयों ने किया हो, तो फिर हिंदुओं को क्यों दोषी मानना? उनको एक ब्राह्मण गुरु ने पढ़ाया, उन्हीं की लड़की से उनका विवाह भी हुआ था, उनको विदेश भेजकर सियासी गायकवाड़ ने पढ़ाया। लेकिन मोदी जी इस तरह से लोगों को भड़काते हैं, तो ये कहां से अलग है? और कैसे ना मान लिया जाए कि जो तमाम आज हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, उनका मोदी सरकार से अच्छे संबंध है। जैसे कि लॉ मिनिस्टर से दिलीप मंडल मिलने गए। दिलीप मंडल का काम क्या है? लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काना, जातीय उन्माद कराना। तो ये आज देश में जो इतने उन्माद हो रहे हैं, मोदी सरकार हर जगह चुप होती है। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला चला जाए तो अटॉर्नी जनरल इसे आगे नहीं बढ़ाते। अटॉर्नी जनरल वही करते हैं जो केंद्र सरकार करती है। तो एक ऐसा हिंदुत्व है, समझ से परे है। अब बात है इनके हिंदुत्व की ही। तो ये ट्वीट है वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू। हो सकता है कि ये फर्जी भी हो, आप कह सकते हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखिए। पहले इसमें जो मेन बातें हैं
कि अगर कोई बांग्लादेश का हिंदू इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको वीज़ा नहीं मिलती, मुसलमानों को मिल जाती है। इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि इन्हें इस भेदभाव से बाहर आना चाहिए। अब प्रैक्टिकल की बात कर ले, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित है, लगातार उसकी संख्या कम हो रही है, मंदिरों को टारगेट किया जाता है, लड़कियां उठा ली जाती हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो घुसपैठिए हैं वो कौन है? वो सारे वो लोग हैं जो उनको वहां प्रताड़ित करते हैं, और अब तो भारत में आकर हिंदुओं को भी प्रताड़ित करने लगे, क्योंकि जब कोई दंगे फसाद होते हैं तो वहां सारे एक हो जाते हैं। वहां का प्रताड़ित हिंदू भारत नहीं आ सकता, लेकिन वहां हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाला दिनी यहां आ सकता है। उसके राशन कार्ड भी बन जाते हैं, कई योजनाओं का लाभ भी उठा लेता है, वोटर आईडी कार्ड भी बन जाते हैं, आधार कार्ड भी बन जाते हैं, पासपोर्ट भी बन जाते हैं। अब अलग अलग सरकारों को जिम्मेवार बताया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि वो आते कैसे हैं? बीएसएफ किसके अंडर है? वहां चुप्पी साध लेते हैं, और उसके लिए भी ममता बनर्जी को जिम्मेवार बताते हैं। क्या बीएसएफ का कंट्रोल ममता बनर्जी के पास है? जब वो आते नहीं तो बसाए नहीं जाते। और भारत सरकार का समर्पण देखिए, उनके लिए तो स्कॉलरशिप भी बांटती है, और वो आकर भारत में पूरी तरह से यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और नागरिक ही नहीं, अव्वल दर्जे के नागरिक बन जाते हैं। क्योंकि हिंदू के अंदर तो एक चीज है कि हिंदू राष्ट्र के तो सपने देख रहा है, लेकिन ये सपने नहीं देख रहा कि किसी दिन हम बराबर के नागरिक बन जाए। रही बात मास्टर स्ट्रोकवादियों की, तो पता नहीं ये कब समझेंगे। अभी सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ये तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। ये है सरलीन चोपड़ा। वैसे कहने के लिए अभिनेत्री हैं, लेकिन इनका हैंडल उठाकर आप देखिए, ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम करती हैं। जैसे बीजेपी के कर्मचारी काम करते हैं वैसा ये भी काम करते हैं। तो इनके अंदर इतना कंफ्यूजन है, और इनका एकमात्र काम है आम लोगों को कैसे भी मूर्ख बनाओ, जबकि असल जिंदगी में कुछ और कर रहे होते हैं, जो कि आपने देख लिया। और इनका जो टॉप लीडरशिप है वो भोज का आयोजन करता है। तो ये इनकी नंगी सच्चाई है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।